Hello everyone and welcome to Success Sagar. And in today's video we are going to discuss the paper of SSC CGL Mains 2018. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है। और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं समय को वेस्ट किए बगैर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए इसे। ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, आज मैंने पहले ही बता दिया है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियोज़ में। मे बी एक वीडियो में ही बन सकता है और दो अलग अलग वीडियोज़ में भी बना सकता हूँ मैं। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो, बस इस वजह से आज जो है कम से कम 19 क्वेश्चंस हैं इसमें, ये हो जाएगी 1 घंटे की वीडियो। ये सारे क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के हैं, यानी कि जो दिया है A, B, C, D, इनमें से किसी एक पार्ट को चूज करना है कि इसमें एरर है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एरर है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में एरर है। एंड ऑप्शन नंबर डी में क्या एरर है? एरर ये है, पहले मैं हटा दूं जरा इसे, कि ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है एडजेक्टिव पे, जो एरर पूछा गया है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कभी भी एडजेक्टिव की अगर आप बात करें तो एडजेक्टिव के बारे में तो बहुत सारी बातें आप लोग जानते होंगे। तो एडजेक्टिव में एक इन जनरल हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली या फिर प्रेडिकेटिवली। व्हाट डज दिस मीन? अब एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या हो गया आपका, कि जिस भी नाउन को ये डिस्क्राइब करेगा ये उस नाउन के पहले आएगा। प्रेडिकेटिवली का मतलब क्या है कि ये वर्ब के बाद आएगा, जो लिंकिंग वर्ब्स होंगे उसके बाद इनको यूज किया जाएगा प्रेडिकेटिवली, या फिर जिस वर्ड को डिस्क्राइब करेगा उसके बाद आएगा, पहले नहीं। इन जनरल ऐसा हम इसे लेकर के चलते हैं। अब इन एडजेक्टिव्स के सीक्वेंस भी होते हैं। सीक्वेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, कलर, साइज, शेप, मटेरियल, और किस जगह से है बना हुआ, किस जगह से उसे लाया गया है, नेशनैलिटी यानी कि, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओरिजिन क्या है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 बातें आई हैं। एक चीज़ इसमें देखने को मिला है साइज, और दूसरा देखा गया है इसमें कलर। याद रखिएगा, साइज इसमें क्या है, स्मॉल है, और कलर क्या दिया हुआ है इसमें, आई होप कि ब्लैक दिया हुआ है। आई थिंक कलर दिया हुआ है इसमें ब्लैक, जी ब्लैक है। तो याद रखें, कभी भी साइज और कलर के एडजेक्टिव्स को साथ में लिया जाए तो साइज को पहले लिखते हैं, कलर को बाद लिखते हैं। अब अगर आप इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर सीक्वेंस की बात हो रही है इसमें पहले क्या किया है, कलर अ ब्लैक स्मॉल बैग लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कि ये जो कलर है ये पहले है, तो गलत हो गया ना। यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए था आपका स्मॉल ब्लैक कलर, यानी सेंटेंस होना चाहिए था आपका ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ स्मॉल ब्लैक बैग। अगर कहीं भी मान लो एक सेंटेंस ऐसे लिखा होता, पहले मैं इसे हटा दूं जरा, आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। कहीं पे मान लीजिए मैंने लिखा होता अ रेड बिग कार। सो ये जो अ है ये तो डिटर्मिनर है, ठीक है। और अगर ये डिटर्मिनर है तो किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, तो ये नाउन वही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल को यूज कर लिया गया। अब आप देखेंगे कि रेड में ये तो कलर हो गया और ये बिग क्या हो गया, साइज हो गया। तो कलर और साइज के आने पे हम साइज को पहले लिखेंगे, यानी बिग पहले होगा और कलर बाद में होगा। ये बात समझ में आई? तो यानी कि पहला एग्जांपल हमारा हो गया। जो पहला क्वेश्चन था इसमें बन गया, जो ऑप्शन डी है वही सही ऑप्शन होगा, यानी कि ब्लैक स्मॉल की जगह पे स्मॉल ब्लैक होना चाहिए। अब आइए इसमें जरा एक बात और समझ लेते हैं। स्मॉल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली को तरीके से यूज करने पे इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे अब ये लगे हाथ तो इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहीं पे एक एग्जांपल लिखा अ स्मॉल फार्मर, ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल लिखा स्मॉल, चूंकि वहां पे यूज हुआ है तो स्मॉल की कुछ बातें मैं आपको और बता दूं ताकि आगे ये कुछ आपको हेल्प करें। मैंने लिख दिया कि द
फार्मर इज स्मॉल। ये दो एग्जांपल्स हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, जबकि यहां पर ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। ठीक है, अ स्मॉल फार्मर एंड द फार्मर इज स्मॉल। क्या दोनों की मीनिंग सेम है? जी नहीं, दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम नहीं है। जब हम स्मॉल को एट्रीब्यूटिवली यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अ फार्मर, इसका मतलब है अ फार्मर हु हैज अ स्मॉल फार्म। मतलब एक छोटा किसान, एक ऐसा किसान जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला द फार्मर इज स्मॉल, तो यहां पे इसकी मीनिंग ये है ही इज अ स्मॉल मैन फिजिकली। मतलब कि वो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं हो, छोटा है, वो हाइट कम है उसकी। तो स्मॉल को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको ये बातें समझ में आई, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया यहाँ पर, तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगा और देखते हैं कि आप उसमें सही रिप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, एक नहीं दो, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, आपको इसे समझा सकूँ। जैसे मैंने पहला लिखा है यहाँ पर, द मैन can't grow enough food in his land, ठीक है, because he is small। पहला। एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं यहां, बताइए जरा सही कि गलत है। दूसरा, द मैन कांट ग्रो एनफ फूड ग्रेन्स, मतलब इन हिज लैंड बिकॉज ही इज स्मॉल फार्मर। ये दो एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे कि इसको हमने यहाँ पे स्मॉल यूज किया है एट्रीब्यूटिवली, जबकि नीचे वाले में जो स्मॉल हमने यूज किया है वो यूज किया है, सॉरी, ये प्रेडिकेटिवली है और ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि अगर ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ तो इसकी मीनिंग ये है कि जो सब्जेक्ट है इसी का डिस्क्रिप्शन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसकी मीनिंग ये है कि ये जो मैन है, फार्मर तो वही है, मान लेते हैं फार्मर वही है, और अगर वही फार्मर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक छोटा फार्मर है, मतलब कि ये आदमी है कोई और इसकी हाइट वगैरह कम है, इसलिए बोला गया कि ही इज स्मॉल। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हिज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे इसे यूज किया गया एट्रीब्यूटिवली, और इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, ही इज अ स्मॉल फार्मर, यानी कि एक ऐसा फार्मर जिसके पास जमीन कम है। तो जाहिर सी बात है कि हम उसके भाई बौना भी है, हाइट कम है उसकी, तभी तो खेती अच्छी कर सकता है, और खेती से उसकी हाइट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो सही होना चाहिए वो ये है कि पर्याप्त मात्रा में फूड ग्रेन्स को जो है ग्रो नहीं कर पाता है, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ज़मीन कम है, यानी कि एक छोटा किसान है, उसकी हाइट या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि ज़मीन कितना है, एक बहुत कम ज़मीन होगी उसके पास। तो ये सही एग्जाम्पल जो बनेगा ये वाला बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं जल्दी से दूसरे एग्जाम्पल पर, तब तक आप लोग ट्राई करिए उसे। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, ट्राई करिए, मैं इरेज करता हूँ तब तक। देखा, एक क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी सारी बातें होती हैं और हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर खेलते हैं। जनरली होता क्या है कि आप लोग बुक्स में से, प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चंस के आंसर्स याद कर लेते हैं और समझते हैं सीख गए। अच्छा, एक बात और, आप लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं एमबी पब्लिकेशन एक प्रैक्टिस बुक आती है उसको सॉल्व कराऊँ। देखिए, एमबी पब्लिकेशन की किसी किताब को सॉल्व कराऊँ, चाहे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ, ईयर वाइज तो सॉल्व हो ही रहा है, उसमें भी वैसे ही दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको उन्होंने एक जगह कलेक्ट करके मार्केट में निकाल दिया है। अब मैं चाहे वो इस किताब को सॉल्व कराऊं, क्योंकि ये जो एमबी पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये यूपी और बिहार में ज़्यादा बच्चे इसे लगाते हैं और हर एक जगह तो लगाते नहीं, इसलिए वजह से ये जो है मैंने सेट ही डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब चाहे ये पढ़िए चाहे वो पढ़िए, उन्होंने भी सेट को ही उठा करके कॉपी पेस्ट किया है पूरा, एक्सप्लेनेशन सुन के अपने।
तो ये वही है, चाहे आप एमबी पब्लिकेशन मान लीजिए, चाहे किसी भी प्रैक्टिस बुक का नाम दे दीजिए इसे, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर का नाम दे दीजिए, बात वही है। दूसरे में आइए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। देखें, कई लोगों को इसका आंसर तो पता होगा कि जो सही आंसर होगा इसमें वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी एरर यहाँ पे है। अब क्यों एरर है, आइए इसे भी चेक कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए एक एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल लिखूंगा इसके लिए। पहला, वाई शुड दिया है, शुड ही लेके चलते हैं मॉडल, शुड नॉट ही गो देयर, पहला। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वाई he should not go there। तीसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं यहां, why shouldn't he, नोट तो आ ही गया, go there। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज, फोर्थ देख लीजिए, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, why should he not go there? These are the 4 examples that you have to answer। अब आपको एक बात तो पता होगी कि क्वेश्चन मार्क अगर हमने यहां पर यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि चारों के चारों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं, और अगर चारों के चारों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं और इनमें एक क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया है, तो एक बात तो क्लियर है कि इसके बाद हम तुरंत जो भी हेल्पिंग वर्ब वो लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब तो है, नॉट भी पहले आ गया, तो इस वजह से गलत हो गया, क्योंकि नॉट जहां है हम वहीं रहने देंगे, बस हम हेल्पिंग वर्ब को, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही सिर्फ जो है सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब पहले करना था तो यहाँ तो पहले ही सब्जेक्ट है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब बच गए ये दोनों, अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो चूज हम करेंगे इसको। बात यह आती है कि क्या ऑप्शन नंबर 3 गलत है? नहीं, सही वो भी है, ये दोनों सही है, लेकिन ये जो है एक इनफॉर्मल स्टाइल में यूज किया जाने वाला वर्ड है, जबकि दिस इज कॉल्ड फॉर्मल। तो अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, इन दोनों में से कोई एक पूछे और दोनों दिया, मतलब कोई एक ही दिया हुआ है, तब तो नो एरर करके आगे निकल जाएंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं और वहां पर ये दोनों ऑप्शन दिए हैं, तब हम जाएंगे इसके साथ। यानी कि देखिए, जब हम अब्रिविएटेड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ, तो वो सब्जेक्ट के पहले आ सकता है, लेकिन हम अलग अलग इसे नहीं यूज करते। तो या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, अगर दोनों दे दे तो इसके साथ जाइए, ये फॉर्मल माना जाता है, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद होना चाहिए सब्जेक्ट। आगे आते हैं। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं, ये रहा, वाई शुड, वाई क्वेश्चन वर्ड है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड वाई है, फिर इसके बाद क्या है? शुड है। शुड के बाद फिर क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसमें क्या आ गया है? शुड के बाद ऑलवेज, जो कि एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, ये जहां रहते हैं सेंटेंस में वही रखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर के आते हैं सब्जेक्ट के, और अगर नॉट को भी लेके आना चाहें तो उनको अब्रिविएट कर दीजिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेकर के आप आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यानी कि ऑलवेज होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, यानी कि होना चाहिए था वाई शुड वी ऑलवेज, और ये किस में है? सी में, यानी ऑलवेज को वी के बाद करिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा भी सही हो गया, दूसरे का ऑप्शन सी। तीसरा देखिए, द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। इफ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, दैट शुड बी द बर्थ। As we can see, the use of a preposition of is there, यानी of यूज हुआ है तो of के पहले तो the birth ही है। The birth of a girl bring की जगह पे होना चाहिए brings। ये brings क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पे वर्ब अगर आपने बेस फॉर्म में यूज किया है तब आपको वहां पर यूज करना पड़ता है एस या ES। तो bring को brings बनाइए, brings great joy to नेहाज फैमिली, ठीक है। तो ये भी हो गया, तीसरा भी। आइए आगे बढ़ा जाए अब इसमें, और ये रहे अगले एग्जांपल्स, आप इन्हें ट्राई करिए, मैं तब तक इसे इरेज करता हूं।
खुद भी ट्राई करिए, 3 एग्जाम्पल्स हैं एक साथ, उम्मीद करता हूँ पसंद आएंगे आपको। ये देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी सीजीएल 2018 मेंस के हैं। जिनको मेंस का देना है मेंस का पेपर दें, प्री का देना है प्री का दें। कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज होने वाले, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं और वो होंगे। द समर आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। देखिए इसमें है क्या, एरर ही बताना है, तो जो एरर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी में, जहां लिखा है आई हैव मेट डाउन, वहां से डाउन हटा दीजिए। वहां पे 2 ऑप्शन लगा सकते हैं आप। पहला एक होता है मीट समबडी और एक होता है मीट विद समबडी। मीट समबडी का मतलब आपने कोई प्लानिंग की है और प्लानिंग के तहत मिले। जैसे कि आप मान लेते हैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, प्लानिंग है कि 4 बजे मिलना है, तो यू मेट हर। लेकिन मान लेते हैं कि आप किसी दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं और आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है, आप गए अचानक दिख गए, तो यू मेट विद, अचानक से मिल जाना अनप्लान्ड वे में, तो मीट विद समबडी। तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन मीट डाउन मत यूज करिए, जो आपको समझ में वहां लगा लीजिए, या तो डाउन को हटा दीजिए, सेंटेंस बना दीजिए दिस समर आई हैव मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। सही रहा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को बताइए क्या करना है भाई इसमें। I won't be here next week as I am going to Mumbai to a conference। देखिए जहां लिखा हुआ है to a conference, उस to a conference की जगह पे होना चाहिए for a conference। अब देखिए to और for को मैं समझाता हूं जरा आपको। पहले आइए, मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, I went to market to buy some milk। पहला एग्जाम्पल। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई वेंट टू मार्केट फॉर सम मिल्क। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब देखें है क्या, इफ आई टॉक अबाउट प्रेपोजिशन टू, ये बताता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कोई जहां पे आपको पहुंचना है उस जगह की बात हो रही है, उसे कहा गया डेस्टिनेशन टू। तो इन दोनों एग्जांपल्स में जो ये वाला टू है, ये इसके साथ आप देखेंगे कि मार्केट एक नाउन है, यानी कि डेस्टिनेशन है। आई वेंट टू मार्केट हो गया। लेकिन अगर आपने टू को यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी इन्फिनेटिव, तो वहां पर टू बताता है पर्पस। मतलब ये भी एक फंक्शन है, और भी फंक्शंस हो सकते हैं इन्फिनेटिव के। लेकिन अगर पर्पस आपको बताना हो फॉर से, तो इसके साथ आप यूज करेंगे नाउन। यानी पर्पस बताने के लिए आप चाहे तो इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो फॉर के साथ नाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं इन एग्जाम्पल्स की बात करूं यहां पर, तो यहां वाला टू जो है कि प्रेपोजिशन है जो कि डेस्टिनेशन को बता रहा है। लेकिन यहां वाला आप जो टू देखेंगे, टू बाई, ये है टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्फिनेटिव। और आप देखेंगे कि आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, तो यहां क्वेश्चन बनेगा वाई, क्यों गया, तो क्यों का आया टू बाई, खरीदने गया। क्या खरीदने गया? सम मिल्क। तो ये इन्फिनेटिव यूज करेंगे तब भी आप पर्पस बता पाएंगे। अब बात आती है कि ये जो फॉर है ये प्रेपोजिशन है फॉर सम मिल्क। अब ये बात आई कि आई वेंट टू मार्केट, क्यों मार्केट गया? फॉर सम मिल्क। यानी कि पर्पस बताने के लिए आप फॉर प्लस नाउन भी यूज कर सकते हैं और पर्पस को बताने के लिए जरूरत के हिसाब से इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके सेंटेंस में दिया। ये बात क्लियर? अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5। I won't be here next week as I am going to Mumbai। Going to Mumbai, तो to Mumbai तो डेस्टिनेशन हो गया पूरा। To a conference, तो conference is a noun। अब अगर नाउन है तो मैं मुंबई क्यों जा रहा हूं? I won't be here next week, अगले हफ्ते मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, नेक्स्ट वीक में मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस के लिए। तो पर्पस क्या है? फॉर अ कॉन्फ्रेंस। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग अ नाउन। दिख नहीं रहा? दिख रहा? देखिए, वी आर यूजिंग अ नाउन हियर, अ कॉन्फ्रेंस। उसके पहले क्या होना चाहिए? नाउन के पहले फॉर, बट इन द सेंटेंस टू प्रेपोजिशन इज यूज्ड। रिमूव टू, यूज फॉर, और सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। तीसरे एग्जाम्पल को देखिए, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बेयर द पेन इन माई टूथ। ट्राई करिए आप लोग, तब तक मैं इसे इरेज करूं।
वीडियो पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कुछ सीख रहे हैं आप लोग कि नहीं सीख रहे हैं इससे? आपके कमेंट से तो मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। देखिए, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बेयर। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो बिकॉज के बाद वाला सेंटेंस देखें, आई वॉज नॉट बेयर, ये तो वर्ब है ना, दिख रहा है? हाँ। अब अगर ये वर्ब है और ये बी की फॉर्म है तो मैंने पहले ही बताया था कि बी के फॉर्म के बाद अगर कोई वर्ब है तो या तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी या फिर वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब पैसिव, इसका मतलब एक्टिव। नाउ द पॉइंट इज दैट यहाँ पे क्या करना है। देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो वॉज का यूज है वो गलत है। क्यों गलत है ये भी देखिए आप। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? बिकॉज, क्योंकि मैं ये जो बेयर था ना, सहन करना, द पेन इन माई टूथ, दांत में बहुत दर्द था, बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। तो अब यहाँ पे आपको एक मॉडल लगाना है और वो मॉडल है कैन। लेकिन हम तो यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं कि हैड टू गो, जाना पड़ा क्योंकि कर नहीं सका। तो कैन का जो पास्ट है वो होता है कुड, यानी कि ये होना चाहिए था आई कुड नॉट बेयर द पेन इन माई टूथ। ये भी हो गया। गलत कहां दिखाएंगे इसमें? वॉज नॉट बेयर, ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8, 9 ट्राई करिए, तब तक मैं इसे इरेज कर दूं। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। देखिए कितने इजी क्वेश्चन हैं 2018 मेंस के। आपको ये पता है कि ये जो होम यूज किया गया है एज अ पॉइंट यूज किया गया है और पॉइंट को रेफर करने के लिए हम इन प्रेपोजिशन नहीं एट का यूज करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एट होम। घर पर पढ़ाई करने की जगह पर, मतलब पढ़ा नहीं मैं, उसकी जगह पर क्या किया? आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर चला गया, अपने दोस्त से मिलने। आगे आइए। टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस। देखिए, टू राइट अ पोएम, किसी भी पोएम को लिखने के लिए आई नीड, मुझे जरूरत है किस चीज की? एक पेन की, एक डायरी की, एंड एक कंजंक्शन है जो कि दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस को जोड़ने के काम में आता है। ऑल्सो एक एडवर्ब है, वो अपनी जगह सही है। द क्वाइट प्लेस। अब देखिए यहां पे जो द है ना, द हम कहीं भी यूज करते हैं तो किसी भी डेफिनेट चीज को बताता है। लेकिन हमने बोला कि मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक डायरी चाहिए, जब ये दोनों इनडेफिनेट और जगह भी एक शांत जगह चाहिए, वो डेफिनेट प्लेस तो है नहीं। तो वहां पे जहां आर्टिकल द यूज किया है, यूज आर्टिकल अ। इट मीन्स द करेक्ट सेंटेंस शुड बी टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड अ क्वाइट प्लेस, एक शांत जगह। किधर एरर दिखाएंगे आप? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंड ऑल्सो अ क्वाइट प्लेस। नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9? देखिए इनको बहुत लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं लिख रहा। शी इज अ ग्रेट कुक, हो गया। हैज हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब, ओके, वो एक ग्रेट कुक है, उसके खुद के ब्लॉग हैं यूट्यूब पे, एंड वॉज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। देखिए मुद्दा ये है, शी इज है, शी हैज हर ओन ब्लॉग है, दोनों प्रेजेंट में है, एंड कंजंक्शन से इसे कनेक्ट किया गया है तो वो पास्ट कैसे हो गया? जब प्रेजेंट की बात चल रही है तो वॉज फॉलोड की जगह पे इज फॉलोड कर दीजिए, वहां पे लिखिए आप इज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। आसान था। चलिए 9 क्वेश्चंस हो गए, 10 और बच्चे हैं, जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं हम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। आप ये ट्राई करिए, आइए देखते हैं क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। माय डियर फ्रेंड्स, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, लिख देता हूं इसे। ही प्लेइंग इज क्रिकेट, है ना, ही प्लेइंग इज क्रिकेट। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ही सब्जेक्ट है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब आप सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखते हैं, तो होना क्या चाहिए? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वही यहाँ पे गड़बड़ है, देखें, द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज हो गया है, जबकि होना क्या चाहिए था? द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग।
हेल्पिंग वर्ब पहले होनी चाहिए। तो एरर आप दिखाएंगे ऑप्शन नंबर डी में, होल्डिंग इज द, जहां लिखा है इज होल्डिंग द करिए। आसान था। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए। देखिए लास्ट इवनिंग, अब देखिए लास्ट इवनिंग का मतलब पास्ट हो गया। आइए मैं कुछ वर्ड्स आपको लिख दूं। लास्ट कहीं पे भी लगा रहा है, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट किसी के भी साथ लग करके अगर आ जाए तो वो पास्ट हो जाता है। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट पास्ट वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखें लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स, अब जब लास्ट इवनिंग की बात हो गई तो फिर टेल्स कैसे होगा, यूज करिए टोल्ड, टोल्ड यूज करिए वहां पर, यानी कि लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी द फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। I don't like movies who has an unhappy ending. My dear friends, इससे भी आसान कुछ नहीं हो सकता। YouTube पे मैंने एक रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो डाली है, उसे देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने इस वीडियो में भी यहाँ के जो ये प्रैक्टिस वीडियोस चल रहे हैं हमारे 9 वीडियोज हो चुके हैं, 10वीं वीडियो है, उनमें भी कहीं मैंने इन प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया है। नॉन लिविंग बॉडीज के साथ हम हु का यूज नहीं करते, या तो विच का यूज करते हैं तो दैट का यूज करते हैं। तो हु को तो हटा ही दीजिए, होना क्या चाहिए, आई डोंट लाइक मूवीज, अब दैट लगाइए विच लगाइए, आपकी चॉइस यहाँ पे, लेकिन हु नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। अपने से बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, ये सारे सीजीएल मेंस 2018 के क्वेश्चंस हैं, और ये 11 तारीख वाले क्वेश्चंस हैं। दो दिन हुआ था ना, 11 और 12, तो देख लीजिएगा ये 11 तारीख वाले क्वेश्चंस हैं। ये आगे आते हैं 13, 14, 15। ट्राई करिए, तब तक मैं बोर्ड को इरेज करूं, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, यहां तक लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। हाँ, और कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्थकमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शंस हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, क्या यहां गड़बड़ है, बी है वर मेड, क्या यहां गड़बड़ है, फॉर द फोर्थकमिंग इधर गड़बड़ है, विजिट टू अ कहां गड़बड़ है। देखिए है क्या, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मतलब हाई लेवल की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, फॉर द फोर्थकमिंग विजिट, जो आने वाली विजिट है, होने वाली विजिट है, उसके लिए। किसके, देखिए टू अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि टू हम यूज करते हैं डेस्टिनेशन को बताने के लिए, तो टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर, तो डेस्टिनेशन तो है नहीं, वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर की विजिट होने वाली है, उस विजिट के लिए हाई लेवल की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड विजिट है, तो रिलेशन को शो करने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ। देखिए ये जो ऑफ है, इस ऑफ को आप पोजीशन के लिए भी यूज करते हैं, रिलेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये उनका पोजीशन है, रिलेशन बता रहा है। तो जहां लिखा है टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर, वहां पे लिखिए ऑफ अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर्स एज आई हैड ओनली 100 रुपीज, सॉरी रूपी नोट। अब इसको बताना है, अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि इस पे कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, तब तक मैं जो है कुछ क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, इसे भी ट्राई करिए। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, माई फ्रेंड गेव मी, एक एग्जाम्पल है, इससे आप काफी कुछ सीखेंगे अभी। माई फ्रेंड गेव मी 100 रुपीज, ठीक है। पहला आपको बताना है, मैं ऑप्शन देता हूं कि 100 रुपीज होगा, या डी भी लगा लीजिए यहां, 100 रुपीज होगा, या यहां पे मैं ऑप्शन देता हूं ए, इसे थोड़ा मैं हटा दूं, 100 रुपी, बी अ 100 रुपी, सी अ 100 रुपीज, या फिर डी
या फिर मैं इसे हटा देता हूँ, हंड्रेड्स रुपी, और एक और लिख देते हैं, हालांकि एसएससी में ई ऑप्शन नहीं आता, लेकिन मैं ये ई इसलिए देता ताकि आप सीखें इसे। यहाँ लिख देता हूँ मैं नो इम्प्रूवमेंट। क्या करना है देखें, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि वो गलत है या सही। अगर मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 ऐसे, तो आप सभी लोग इसे पढ़ते होंगे 100। जैसे ही आप बोलेंगे कि इसका मतलब 100 है, तो मैं तुरंत इसी नंबर को आगे बढ़ाऊंगा और 199 आएगा, इसके पहले कुछ होगा, फिर ऐसे कुछ आएगा, तो मैं पूछूंगा इसे, तो आप बोलेंगे इसे 200, यही बोलेंगे ना। मैं तुरंत पूछूंगा कि 2 क्यों लगाया, तो अब आप बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 आया है। तो मेरे दोस्तों, जब यहाँ पर 2 आया तो आपने 2 लगाया, तो यहाँ पर भी तो 1 आया, तो ये कौन लगाएगा? 1। यानी यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 100। 100 की कितनी यूनिट्स हैं? 1 है। इसका ही मतलब है ना 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस। इसका मतलब तो ही ना है 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब इसके यूनिट्स जो है बताने पड़ते हैं। होता ये है, हमने अगर 2 लिखा तो ये बात तो हम जस्टिफाई कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन जैसे हमने ये लिखा कि 100, तो ये 1 अंडरस्टूड होता है, बिना लिखे ही क्लियर हो जाता है कि उसका मल्टीप्लाई हम, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर रहेगा वही नंबर बन जाएगा। तो सबसे पहला एरर तो इसमें ये हो गया है कि हमने ये 100 तो लिखा, लेकिन इसे कितने यूनिट्स हैं ये बताना भूल गए। अब बोलचाल की भाषा में अगर मैंने ये बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए, तो वो 100 रुपए का मतलब ये है कि हम ये अंडरस्टूड मान लेते हैं कि उसके पहले ये अ लिखा हुआ है, मतलब कि 1 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आने के हम ये मान लेंगे कि 1 लिखा हुआ है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना उसे रिटर्न इंग्लिश में, तो ये तो गलत ही हो गया। तो यानी कि अगर आपने लिखा 100 लिखा, डजन लिखा, मिलियन लिखा, बिलियन लिखा, तो इसके पहले आपको नंबर लगाना पड़ेगा अगर आपने इसके बाद के नाउन को डायरेक्ट वहां पर लिख दिया। अब यहाँ पे नहीं लिखा तो फिर ये भी गलत हो गया। यहाँ पर लिखा है तो ये सही हो सकता है, यहाँ पर लिखा है ये भी सही हो सकता है, यहाँ पे नहीं लिखा तो ये भी गलत हो गया, वो गलत तो ये गलत। अब बात फंस जाती है कि बी सही होगा कि सी सही होगा, है ना। अब देखें, जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा कि बी सही होगा कि ए सही होगा, तो आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे बी सही होगा, कुछ लोग बोलेंगे सी सही होगा। मुद्दा है क्यों? आपने जो भी आंसर किया वही क्यों? आइए इसे समझते हैं। आप लोगों ने कंपाउंड नाउन का नाम सुना होगा। जब आप लोगों ने कंपाउंड नाउन पढ़ा होगा, तो अगर मैं कंपाउंड नाउन की बात करूं जिसमें हमें देखना है, बस उसी को रखते हैं यहाँ ताकि जगह रहे। तो कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि किसी मेन नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। और अगर वो कंपाउंड नाउन है, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब तो वो तो एडजेक्टिव को काम करेंगे, और एडजेक्टिव्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हुआ क्या है। आप लोग बोलेंगे कि ये आर्टिकल अ आया हुआ है, इसलिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे? इसे रुपी ही यूज करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि ये आर्टिकल अ इसके लिए आया है कि पूरा का पूरा नंबर इसके लिए आया है, क्योंकि 100 का मतलब तो यही है। अब ये तो मोर देन 1 है, मोर देन 1, और मोर देन 1 होने वाले किसी भी नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम किसी भी नाउन के लिए यूज करेंगे वहां पर मोर देन 1 के लिए अगर है तो प्लूरल ही होगा। तो फिर ये तो गलत ही हो गया। जब ये गलत हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। हम लोग जो हमारा क्वेश्चन था यही था क्या? नहीं, ये नहीं था, वो ये था क्वेश्चन नंबर 13। यही है, आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। अब देखिए 100 अगर आया तो वो तो गड़बड़ हो गया। अब मुद्दा यह है कि वहां पे आगे नोट लग गया है, नोट लग गया। तो नोट लग जाने का मतलब अब ये हो गया कि अब जब आपने नोट लगाया तो पूरा का पूरा जो बीच में टर्म आया ना, ये सब का सब क्या बन गया? ये 100 रुपीज जो बन गया, ये बन गया नाउन मॉडिफायर, इसलिए इसको रखेंगे सिंगुलर। अब ये वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे 100 एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है ये क्या बन गया आपका? रुपीज प्लूरल। यहाँ पे तो हम बात ही नहीं कर, दिखेगा ही नहीं है तो आपको नोट आया है ना। तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं लगाना है कि यहाँ पे 100 था, क्योंकि ये 100 बता रहा था कि
ये मोर देन वन है, मतलब एक का नहीं है, क्योंकि अगर आपने लिखा होता वन तब आप लिखते इसे ना रूपी लिखते। अगर आपने लिखा होता टू, 2 रुपए का नोट होता तो आप तब क्या लिखते, इसे रुपीज लिखते। अब यही आगे बढ़ते बढ़ते 100 बना, यानी कि एक ज्यादा, तो ये रुपीज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने नोट लगाया तो नोट लगाने का मतलब ये हो गया कि अब ये नोट तो है हमारा। अब अगर ये नोट है तो ये नोट कितने का है, अब ये पूरा का पूरा नाउन मॉडिफायर बन गया इसके लिए कि 100 रुपए का नोट है। अब कितना नोट है, एक ही नोट है, 100 रुपी नोट। तो अब यहां पे जो गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन पे अब हम आते हैं अपने, वो ये हुआ है कि हंड्रेड्स गलत हो गया, वहां पे होना चाहिए ओनली। अब जब ओनली लिखा हुआ है तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपके मन में एक डाउट होगा कि कहां अ यूज करना है, कहां पे वन यूज करना है, ठीक है ना। मुद्दा ये है, अ जो होता है ये वन की ही जो है वीकर फॉर्म है। जब आपको नंबर स्ट्रेस करना हो तो वन लगाइए, जब नंबर स्ट्रेस ना करना हो तो अ लगाइए। अब यहाँ पे ओनली लिख दिया तो ओनली का मतलब नंबर स्ट्रेस किया गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओनली 100 रुपी नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आ जाइए। 15 को देखिए, तब तक मैं इसे क्लियर कर दूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी। पक्का जो है कि मैं वास्तव में इस मूवी को देख करके बोर हो चुका हूं। प्रेजेंट की बात हो रही है ना, अभी देख ही रहा हूं, बोर हो गया हूं। व्हेन वॉज इट एंड, अब ये कब खत्म होगी, मूवी कब खत्म होगी, यही बोल रहा है यार, बोरिंग, बहुत बोरिंग मूवी यार, कब खत्म होगी। तो फ्यूचर की बात है ना, जहां पे आपने लिखा है व्हेन वॉज इट एंड, वहां पे फ्यूचर की बात हो रही है, तो व्हेन विल इट एंड, इट हो गया मूवी के लिए। तो एरर कहां होगा, डी में। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन वॉज, उसे बना दीजिए व्हेन विल इट एंड, हो गया। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो के लिए, इसे बताइए जरा ये गलत है कि सही, ट्राई करिए। 16, 17, 18, 19, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड्स। आइए देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं। यहाँ पे पहली चीज, वर्ब के फॉर्म्स की अगर बात की जाए, हालांकि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। मान लीजिए मैंने लिखा कहीं प्ले, ठीक है, तो ये भी क्या, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, और प्लेज, यानी ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। इसे कहा जाता है बेस फॉर्म। अगर नहीं पता जान लीजिए, इसे कहा जाता है एस या ईएस फॉर्म। और अगर किसी वर्ब में एस या ईएस फॉर्म लग गई तो वो फॉर्म कही जाती है सिंगुलर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, तो अब आप वर्ब की कितनी फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं, तो आप बताएंगे 2। एक होती है बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म को हमेशा प्लूरल फॉर्म कहा जाता है, और एक होता है एस या ईएस फॉर्म, जिसको यूज किया जाता है सिंगुलर फॉर्म में। यानी कि सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, यानी कि एस या ईएस फॉर्म। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। अब कभी भी आपने अगर इन्फिनेटिव की बात की, इट मीन्स टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब के तो 2 फर्स्ट फॉर्म्स होते हैं। अब इन्फिनेटिव की अगर हमने बात की तो वर्ब के कौन से फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये वाली फॉर्म नहीं, हमेशा बेस फॉर्म, यानी कि प्लूरल वाली फॉर्म। यानी इन्फिनेटिव हम जब कभी भी यूज करते हैं तो वहां पे जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद, वो हमेशा बेस फॉर्म होती है, इट मीन्स द प्लूरल फॉर्म। आइए जरा इस पे, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव्स। देखिए रिसीव्स आ गया ना, टू आया, तो टू की तो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है तो बेस फॉर्म, यानी कि वहां पे क्या होना चाहिए, टू रिसीव्स की जगह पर टू रिसीव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तब तक मैं इसे क्लियर करूं। आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वॉज लिविंग इन देहरादून। चले इसमें बता दूं एरर कहां पे है, इसमें एरर है डी में। अब यूज टू के साथ तो आईएनजी फॉर्म भी यूज किया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए जो ओरिजिनल फॉर्म है जिसे मॉडल कहा जाता है वो है यूज टू, ठीक है, और ये जो यूज टू हम यूज करते हैं ये है मॉडल। और अगर हमने इसे मॉडल किया तो कोई भी मॉडल जो है अपने बेस फॉर्म को ही लेती है, मतलब किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म को लेती है। ये यूज किया जाता है पास्ट के हैबिट को बताने के लिए, ठीक है, पास्ट की कोई हैबिट है उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा,
आई यूज्ड टू गो देयर, यानी इसका ये मतलब है कि मैं वहां जाया करता था। लेकिन अगर थोड़ा सा इसे चेंज किया जाए तो एक फॉर्म आता है आपका बी प्लस यूज्ड टू, ठीक है। अब यहां पर तो ये पूरा मॉडल है, और अगर ये मॉडल है तब तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद वी यूज ऑलवेज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड टर्म। हियर बी इज द लिंकिंग वर्ब। अच्छा, अब आप चाहे यहाँ बी यूज करें, चाहे बी की कोई फॉर्म यूज करें, चाहे गेट यूज करें, बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी यूज करिए, गेट यूज करिए, गॉट यूज करिए, गेटिंग यूज करिए, कुछ भी यूज करिए अपने जरूरत के हिसाब से। ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, और यहाँ पे जब लिंकिंग वर्ब है तो ये यूज्ड टू एडजेक्टिव है, और अगर ये यूज्ड टू एडजेक्टिव है तो ये टू है प्रेपोजिशन। अगर कोई नाउन आया तब तो ठीक, नाउन नहीं आया तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब के आने पे उसे नाउन बना देते हैं आईएनजी फॉर्म बना करके, ठीक है। और यहाँ पर तो ये एक्शन को रेफर कर रहा है, आई यूज टू मॉडल है, पास्ट की हैबिट को बताया, इंटेंशन को बताया, लेकिन यहाँ पे ये मॉडल तो है नहीं, ये एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव है तो यहाँ वाला यूज टू बताएगा स्टेट को, ये स्टेट को रेफर करेगा। यानी यहां पे है कि मैं जाया करता था, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, आई वॉज यूज्ड टू, जैसे मैंने वॉज लगाया लिंकिंग वर्ब, यहां पे जो यूज्ड टू है ये बन गया एडजेक्टिव। अब जैसे ये एडजेक्टिव बोला आपने, मतलब कि चीज का हैबिचुएटेड होना, काम करने का, ये टू हो गया प्रेपोजिशन, और जैसे ये प्रेपोजिशन हुआ वैसे ही जो वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा आईएनजी फॉर्म। यानी ये क्या होना चाहिए, आई वॉज यूज्ड टू गोइंग देयर, मैं वहां जाने का हैबिचुएटेड था। उसमें क्या है कि हम एक्शन की बात कर रहे हैं कि कौन सा एक्शन करता था, यहां पे क्या है कि उसके स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि यूज टू ही है, अगर इज एम आर वॉज वर लगा दिया तो जरूरत के हिसाब से, या ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे भी इज एम आर वॉज वर आया तो यही हम हमेशा लगाएं। कभी कोई दूसरी वीडियो बनेगी तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि ऐसे कुछ हद तक होते हैं चीज़ें। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो ये जो लिखा है ना कि आई यूज टू गोइंग, वो तो गलत है, उसको पहले बनाइए यूज्ड टू। अब बात ये आती है कि आई एम यूज टू बनाए, क्योंकि आई एन जी फॉर्म है तो हम तो एम और बी के फॉर्म भी के साथ भी बना सकते हैं, तो मॉडल लिखे हो देखिए पहचानते हैं। आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वाज लिविंग, जब मैं रहा करता था तब मैं जाया करता था। पास्ट की बात तो पास्ट की हैबिट है, उस समय किया करता था, अब करता नहीं, तो ये बना दीजिए आई यूज टू गो देयर, ठीक है। जहां पे लिखा है यूज टू गोइंग वहां बनाइए यूज्ड टू गो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजिली सॉल्व होगा, हो जाएगा ये। डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। देखिए, जब कभी भी हम आर्टिकल अ एंड द, यानी इन्हें डिटर्मिनर्स कहा जाता है, डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। अब बात ये आई कि अ एंड द में डिफरेंस क्या है। देखिए, अ और एंड तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करते हैं, द आप कहीं भी लगा सकते हैं, बस वो चीज़ स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए डेफिनेट होनी चाहिए, यानी कि दोनों को पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अ और एन बहुत सारे फंक्शंस हैं, द के बहुत सारे फंक्शंस, लेकिन एक जो जनरल फंक्शन हम समझते हैं, हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, वो ये है, जब कभी भी कोई बात स्पीकर एंड लिसनर दोनों को नोन हो, वहां पे आप आर्टिकल द यूज करिए, इट मीन डेफिनेट आर्टिकल द। बट व्हेन कोई भी बात आप कर रहे हो दैट इज नॉट नोन टू द स्पीकर एंड द लिसनर, किसी भाई जो स्पीकर है, अब आप बोलेंगे स्पीकर को तो पता है, तो स्पीकर जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करता है बाय डिफॉल्ट उसे वो पता होती है, तो सिर्फ स्पीकर को पता है, लिसनर को उसके बारे में पता नहीं है, तो इनडेफिनेट माना जाएगा, दोनों को पता है तो द। अब यहाँ देखिए, डज एन का मतलब पता नहीं है, लेकिन जो पूछ रहा है उसको तो पता है ही, लेकिन जिससे पूछ रहा है उसको टाइम भी पता है, और कौन सा एग्जामिनेशन है, इंग्लिश एग्जामिनेशन है, तो डेफिनेट तो हो ही गया। तो एन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की जगह पे एन इंग्लिश एग्जामिनेशन की जगह पर द इंग्लिश एग्जामिनेशन करिए, आर्टिकल द, इट मींस द एरर इज इन पार्ट डी, डज द। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट शैल वी डू ऑन आवर सेल्व्स दिस इवनिंग, हम क्या करेंगे खुद के लिए आज की शाम को। तो ऑन आवर सेल्व्स की जगह पे लगाइए फॉर प्रपोजिशन का यूज होगा, खुद के लिए के सेंस में यूज हुआ है ये। अब ये कैसे पता चला, पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, लैंग्वेज को सीखने के लिए सिर्फ रूल ही काम नहीं करेगा, रूल्स
आपको सहारा देते हैं, वो आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आने पे याद आ जाए तो काम कर जाते हैं, लेकिन सिचुएशन भी तो समझना पड़ेगा। अपने आप को पहले सिचुएशन में रखिए। जैसे आप हिंदी यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश को यूज़ करिए। हिंदी के लिए आप कोई रूल सोचते नहीं हैं। अब चूंकि इंग्लिश हम बोलते नहीं है तो पहले तो रूल याद करना ही पड़ेगा। दैट आप भी याद करें, मैंने भी पहले कभी याद ही किया है, तब तो बाद में समझ में आया, उसको रिलेट करने की कोशिश करते करते समझ में आया क्या है। तो आप भी पहले याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिचुएशन में उसे लगाने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑन आवरसेल्व्स लिखा है उसे लिख दीजिए फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, ये रही प्रैक्टिस की 10वीं वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। 2018 मेंस एसएससी सीजीएल के ये क्वेश्चंस थे, एरर डिटेक्शन के बेस्ड क्वेश्चंस थे। अभी बचता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हो सकता है अगली वीडियो में मैं इन दोनों के एक ही साथ डिस्कस कर लूं, क्योंकि आई थिंक 15, 16 या 17 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स पे भी हैं और उतने ही आए हुए हैं आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। मैं उन्हें देखूंगा, लगेगा कि 1 घंटे के ऊपर की वीडियो नहीं बनेगी दोनों को साथ कर दूंगा, लेकिन लगेगा कि 1 घंटे 1.5 घंटे के ऊपर चली जाएगी तो दोनों को अलग अलग कर लूंगा, ताकि वीडियो बहुत बोरिंग आप लोगों को। लंबी वीडियो पढ़ते नहीं है आप लोग, पढ़ना चाहते नहीं कुछ, ले आप लोगों की वजह छोटा बनाना पड़ता है। अदरवाइज ये सारे एक ही साथ डिस्कस हो गए होते, 2.5 घंटे 3 घंटे की वीडियो बनती तो एक ही जगह आपको मिलता, आप इसको देखते रुक रुक कर देख लेते, अब इसे खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा है। तो ये सब आप ही की वजह से करना पड़ता है। जैसे आप रिस्पॉन्स देते हैं वैसे वीडियो हमें बनाना पड़ता है। आफ्टर ऑल पढ़ाना तो आप ही को ना है, वो चीज़ मैं पढ़ा करके ही क्या करूँगा जब आपको पसंद नहीं आएगी। एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करते हैं मेरी, या पहले कभी किए हैं 1-2 साल पहले, चाहे जहाँ भी मुझसे पढ़े हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन का भी एक बढ़िया बैच मैंने बनाया था। वो बच्चे ये सोचते होंगे इस समय कि अब मैं क्वेश्चंस को काफ़ी इजी तरीके से डिस्कस कर लेता हूँ, अब मैं उन क्वेश्चंस के जो एक कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट आपको दिखाता था थोड़ा कम कर दिया। उसका रीज़न भी आप ही हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने पे, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ों को पढ़ाने पे आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि अब गद्दारी तो करनी नहीं है काम से, अब काम कर रहे हैं तो कागज करना, और जो सीखने वाले वो भी सीखें। तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही डिस्कस इसीलिए करना शुरू कर दिया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपकी मजबूरी बन जाएगी पढ़ेंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट चीज़ें आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो डिफिकल्ट चीज़ें भी बनेंगी, पढ़ाई जाएंगी। पहले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाए, फिर मैं खुद से क्वेश्चंस बनाऊंगा आपको सिखाने के लिए। मैं खुद ही क्वेश्चंस बनाता हूं और उन क्वेश्चंस पे कई सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता हूं कि एक ही क्वेश्चन से आप कई सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखें। एक ही क्वेश्चंस को बनाता हूं और ऐसा क्वेश्चन था कम से कम 1 घंटे का डिस्कशन उसी पे चले और कम से कम 15-20 कॉन्सेप्ट उस पर डिस्कस हो। तो वैसा पढ़ने वाले आप लोग ज़्यादा हैं नहीं, आप लोगों को चाहिए आसान चीज़ें। तो बहुत आसान चीज़ें पढ़ा करके मुझे भी अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एक टीचर की लर्निंग उसके स्टूडेंट से ही होती है। स्टूडेंट जितने क्वेश्चंस पूछेंगे, स्टूडेंट्स जितने मेहनती होंगे, स्टूडेंट्स जितनी नई चीज़ों को जानना चाहेंगे, टीचर मजबूर होकर पढ़ाएगा। और मैं तो लर्निंग के लिए ही पढ़ाता हूँ, मज़ा आता है कोई नई चीज़ सामने आती है तो फिलहाल चलिए क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने रेडी कर दिया है पूरा। और आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट भी मैंने बना दिया है। प्रैक्टिस सेट इन द सेंस कि सीजीएल 2019 प्री, सीपीओ 2019 और सीजीएल का एसएससी के जो हैं 2018, 17, 16 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैंने कलेक्शन कर लिया है, सब टाइप करवा लिया है। इसका रीज़न है कि अपनी खुद की भी बुक निकालना हूँ मैं, और उनमें हर एक टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को अलग कर दिया। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही बेसिकली उसमें हैं, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वर्ब है तो वर्ब को एक जगह, सारे क्वेश्चंस खोज के एक जगह, मेहनत मैंने खुद किया है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारा है, किसी स्टूडेंट को नहीं लगाया इसमें कि तुम खोज के, खुद ही खोजा है। इस पूरे लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया है मैंने। इस वजह से वीडियो थोड़ी कम बना पाता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन से कलेक्शन में लगा हूँ। सारे टॉपिक मैंने एक जगह कर दिया है, ताकि अगर मैं वर्ब के क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके सामने आए, एक्सप्लेनेशंस मेरे होंगे उनको। इन वीडियोस को देखते रहिए, इन वीडियोस में जो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। लेकिन अब ये ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे कहीं से भी कुछ भी है, वर्ब का है तो वर्ब में चला जाएगा, नाउन का है तो नाउन में चला जाएगा। ये एक एफर्ट है। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी इसको आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। एंजॉय करते रहिए, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।